नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है भाषा विज्ञान। भाषा से संबंधित जो जैसे मानक भाषा क्या होता है, बोलियां क्या होती हैं, उपभाषाएं क्या होती हैं, ब्राह्मणी लिपि क्या होती है, देवनागरी लिपि क्या होती है, इस तरह से जो भी भाषा से संबंधित कॉन्सेप्चुअल प्रश्न बनते हैं वो सभी के सभी आज मैं पहले आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। उसके बाद जो भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सभी प्रश्नों को मैं सॉल्व भी करवाऊँगा। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करता हूँ ज़्यादा ना बात करते हुए। जूम कर लेता हूँ थोड़ा से। देखिए, हिंदी भाषा का मानकीकरण। सबसे पहले देखिए, मानक भाषा क्या होता है। मानक भाषा क्या होता है, तो मानक का अभिप्राय है आदर्श, श्रेष्ठ अथवा परिनिष्ठ। मतलब जो मानक भाषा होती है वो आदर्श भाषा होती है, वो श्रेष्ठ भाषा होती है, वो क्या होती है, परिनिष्ठित भाषा होती है। अब देखिए आगे क्या कहा गया है, भाषा का जो रूप उस भाषा के प्रयोक्ताओं के अलावा अन्य भाषा भाषियों के लिए आदर्श होता है, जिसके माध्यम से वे उस भाषा को सीखते हैं। अब देखिए, जो भाषा है वो उसके जिसके माध्यम से सीखते हैं उसी को मानक भाषा कहा जा रहा है। देखिए, जिस भाषा के रूप का व्यवहार पत्राचार, शिक्षा, सरकारी काम काज, सामाजिक सांस्कृतिक आदान प्रदान में समान स्तर पर होता है, वह उस भाषा को मानक रूप कहलाता है। तो देखिए, जो मानक भाषा होता है, मानक भाषा वह आदर्श, श्रेष्ठ अथवा परिनिष्ठित भाषा होती है, जिसके माध्यम से क्या होता है, जिसके माध्यम से व्यवहार पत्राचार मतलब जो समाचार पत्र वगैरह में प्रयोग करते हैं, शिक्षा में प्रयोग करते हैं, किसमें, शिक्षा में प्रयोग करते हैं, सरकारी कामकाज में प्रयोग करते हैं, सामाजिक संस्कृति में प्रयोग करते हैं, आदान प्रदान समान स्तर पर होता है, पत्राचार मतलब समाचार पत्र वगैरह में जो पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं उसमें प्रयोग किया जाता है, उसी भाषा को कौन सा भाषा माना जाता है, मानक भाषा किया है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है या मानक भाषा है। इसी के आधार पर जो पत्र लिखे जा रहे हैं, शिक्षा दी जा रही हैं, ये सब मानक भाषा के अंतर्गत आते हैं। ऐसी ही भाषा को मानक भाषा किसी देश अथवा राज्य की यह प्रतिनिधि, मानक भाषा किसी देश अथवा राज्य की यह प्रतिनिधि तथा आदर्श भाषा होती है। मतलब जो मानक भाषा होती है वो देश अथवा राज्य यह प्रतिनिधि तथा आदर्श भाषा, मतलब कि जो जिस देश में जो भाषा मानक भाषा होती है उसी का आदर्श भाषा होती है। ठीक, जिसका प्रयोग वहाँ के शिक्षित वर्ग द्वारा अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। तो देखिए, जो मानक भाषा है वो देश अथवा राज्य की एक प्रतिनिधि तथा आदर्श भाषा होती है। एक प्रतिनिधि मतलब कि प्रतिनिधि की तरह से निभाती है, आदर्श भाषा होती है, जिसका प्रयोग वहाँ के शिक्षित वर्ग अपने सामाजिक रूप में प्रयोग करते हैं, सांस्कृतिक रूप में प्रयोग करते हैं, साहित्यिक रूप में प्रयोग करते हैं, व्यापारिक रूप में प्रयोग करते हैं और वैज्ञानिक रूप में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो प्रशासनिक कार्य चलता है, मतलब जैसे शासन प्रशासन जो चलता है सरकार के माध्यम से हो या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो या जिला न्यायालय के माध्यम से हो या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के माध्यम से, जो भी मतलब शासन प्रशासन चल रहा है उसी कौन से मानक भाषा के आधार पर ही चलता है, उसी का प्रयोग किया जाता है। मानकीकरण, मानक भाषा के विकास के 3 सोपान हैं। मानक भाषा जो है उसके विकास में 3 सोपान होती है। पहले बोली होती है, बोली के बाद भाषा, भाषा के बाद मानक भाषा बनती है। तो देखिए, जो मानक भाषा होती है उसके विकास में 3 सोपान आते हैं। सबसे पहले बोली बोली जाती है, उसके बाद उसे भाषा स्वीकार किया जाता है, फिर एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनाया जाता है, मतलब मानक भाषा उसे तय किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, किसी भाषा का बोलचाल के स्तर से ऊपर उठकर मानक रूप ग्रहण कर लेना उसका मानकीकरण कहलाता है। मतलब जो भाषा बोली जा रही है सबसे पहले बोली जाएगी, उसके बाद वह भाषा का रूप लेगी, भाषा के बाद मानक
भाषा का रूप लेगी, तो जब मानक भाषा का रूप लेगी तो उसी को क्या कहेंगे, उसी को जो मानक भाषा बन रही है इसी को मानकीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? मानकीकरण कहते हैं। तो देखिए प्रथम सोपान क्या होता है, जो भाषा का मानक भाषा होता है उसका प्रथम सोपान क्या होता है। तो सब प्रथम सोपान क्या होता है, बोली होता है। दूसरा सोपान क्या होता है, भाषा होता है। तीसरे पे मानक भाषा बन जाती है। ठीक, तो प्रथम सोपान में देखिएगा बोली पहले स्तर पर भाषा का मूल रूप एक सीमित होगा, यहाँ पर समित नहीं होगा, एक सीमित क्षेत्र में आपसी बोलचाल के रूप में प्रयुक्त होने वाली बोली का होता है, जिसे स्थानीय या आंचलिक अथवा क्षेत्रीय बोली कहा जाता है। इसका शब्द भंडार सीमित होता है, कोई नियमित व्याकरण नहीं होता है। इसे शिक्षा, आधिकारिक कार्य व्यवहार अथवा साहित्यिक माध्यम नहीं बनाया जा सकता है। मतलब जो स्थानीय भाषा होता है, प्रथम सोपान क्या होता है, बोली होता है। तो बोली देखिए जैसे किसी एक विशेष क्षेत्र में बोली जा रही है, उसमें क्या उस बोली को मतलब कि किसी भी तरीके से बोल देते हैं। जैसे आप गांव से बिलोंग करते ही होंगे किसी न किसी गांव से, तो आप अपने गांव की एक बार याद करिए कि गांव में कैसे लोग बोलते हैं। मतलब जो भी मन में आता है वही बोल देते हैं, और वही क्या होता है, वही स्थानीय भाषा होता है। उसी स्थानीय भाषा को ही क्या कहा जाता है, उसी स्थानीय भाषा को ही बोली कहा जाता है। और इसका प्रयोग आधिकारिक कार्यों में नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इसका कोई नियमित रूप नहीं होता है, इसका कोई नियमित व्याकरण नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आधिकारिक तौर पर प्रयोग नहीं किया जाता है। अब आइए द्वितीय सोपान भाषा। वहीं बोली कुछ विशेष भौगोलिक, सामाजिक, संस्कृत, राजनीतिक, प्रशासनिक कारणों से अपना क्षेत्र विस्तार कर लेती है, उसका लिखित रूप विकसित होने लगता है और इसी कारण यह व्याकरणिक सांचे में ढलने लगती है। उसका पत्राचार, शिक्षा, व्यापार, प्रशासन आदि में प्रयोग होने लगता है, तब बोली न रहकर भाषा की संज्ञा प्राप्त कर लेती है। तो देखिए जो बोली थी, अभी बोली क्या थी, बोली मैंने बताया कि जो एक स्थानीय क्षेत्र होता है, जो स्थानीय मतलब एक भौगोलिक स्थानीय क्षेत्र में जो आम बोलचाल में भाषा बोली जाती है उसी को बोली कहा जाता है। जब वही बोली अपना भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रशासनिक कारणों से अपना क्षेत्र विस्तार कर लेती है, तो उसका क्या हो जाता है, उसका लिखित रूप विकसित होने लगता है। तो इसी कारण ये क्या होता है, व्याकरणिक जब ढांचे में, मतलब व्याकरण के अनुसार जब चलने लगती है वही बोली, तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को भाषा एक नाम दे दिया जाता है। और यह भाषा जो समाचार आप पत्र पढ़ते हैं, पत्रिकाएं जो निकलती हैं, शिक्षा में प्रयोग होता है, व्यापार में प्रयोग होता है, प्रशासन में प्रयोग होता है, इन सभी चीज़ों में इसका प्रयोग होने लगता है द्वितीय सोपान या भाषा में। अब तृतीय सोपान मानक भाषा का रूप लेती है। यह वह स्तर होता है जब भाषा के प्रयोग का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो जाता है, वह एक आदर्श रूप ग्रहण कर लेती है, उसका परिनिश्चित रूप हो जाता है, उसकी अपनी शैक्षिक, वाणिज्यिक, साहित्यिक, शास्त्रीय, तकनीकी, कानूनी शब्दावली होती है। इसी स्थिति में पहुंचकर भाषा मानक भाषा बन जाती है। उसी को शुद्ध, उच्च स्तरीय, परिमार्जित आदि भी कहा जाता है। तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया कि जो एक स्थानीय क्षेत्र होता है, क्या होता है, एक स्थानीय जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर सबसे पहले क्या बोली जाती है, तो सबसे पहले बोली बोली जाती है, सबसे पहले बोली बोली जाती है। इसी जब बोली में विस्तार होने लगता है, यही व्याकरणिक रूप लेने लगता है, तो इसी को क्या कहा जाता है, तो इसी को भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी को भाषा कहा जाता है। मतलब जो ये बोली थी, वो बोली जब विस्तार हो जाती है, व्याकरणिक रूप ले लेती है, तो इसी को भाषा कहा जाता है। और जब ये भाषा आदर्श रूप अपना ले लेती है, इसका शैक्षिक, वाणिज्यिक, साहित्य, शास्त्रीय, मतलब कि जैसे हिंदी भाषा है तो हिंदी साहित्य लिखने लगे लोग, हिंदी साहित्य लिखने लगे, हिंदी वाणिज्य इसकी शब्दावली होने लगे, हिंदी में कानून जैसे लिखा जाता है ना। तो इन सभी चीज़ों को जब भाषा इसमें जब विस्तृत हो जाती है, जब इसका विस्तार हो जाता है एक बृहद क्षेत्र में, तो इसी को मानक भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी को मानक
मानक भाषा के नाम से जाना जाता है। तो मैंने बताया आपको मानक भाषा 3 सोपानों से होकर गुजरती है। पहला बोली, दूसरा भाषा, तीसरे में मानक भाषा का रूप लेती है। अब देखिए मानक भाषा के तत्व। तो मानक भाषा के तत्व एक ऐतिहासिकता हो सकता है, जो आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो ऐतिहासिक के दृष्टि से हो सकता है। दूसरा देखिए स्वायत्तता हो सकता है। तीसरा केंद्रोन्मुखता हो सकता है। बहुसंख्यक जहाँ पर बहुसंख्यक ज़्यादा होगी वहाँ पर प्रयोग की जाएगी ना, सहजता होगा, और व्याकरणिक सम्यता होगा और सर्वविधि एक रूपता होगा। मानकीकरण का एक प्रमुख दोष यह है कि मानकीकरण करने से भाषा में स्थिरता आने लगती है, जिससे भाषा की गति अवरुद्ध हो जाती है। तो देखिए कहा यह जा रहा है कि जब भाषा को क्या कर दिया जाता है, मानकीकरण क्या कर दिया जाता है, जब भाषा को मानकीकरण कर दिया जाता है तो इसमें क्या होता है, ये स्थिर हो जाता है। क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। और ये स्थिर हो जाता है और इसमें क्या, इसकी जो भाषा की गति रहती है वो अवरुद्ध हो जाती है, मतलब रुक जाती है। ठीक है, अगर जब तक मानकीकरण नहीं हुआ रहता है, मानक भाषा नहीं बनती है, जब तक केवल भाषा रहती है तब तक उसमें विस्तार होता रहता है, शब्दकोशों का, हर एक चीज़ का मतलब विस्तार होता रहता है। लेकिन जिस दिन से मानकीकरण हो जाता है, मानक भाषा बन जाती है, उसी दिन से क्या होता है कि स्थिरता है, भाषा में क्या होने है, स्थिरता आने लगती है और अवरुद्ध हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए मानकीकरण की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम। तो जो मानकीकरण की दिशा में देखिए कुछ महत्वपूर्ण उठाए गए थे कदम। तो देखिए पहला पॉइंट दिया गया है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने का, खा, गा, जा, फा 5 अरबी। देखिए यहाँ पर जब किसी भी अक्षर के नीचे यहाँ पर बिंदी लग जाती है तो ये अरबी भाषा हो जाती है। ठीक है, इसी को आगत कहते हैं। अरबी भाषा हो जाती है। तो अरबी फारसी ध्वनियों के लिए चिन्हों का नीचे नुक्ता, इसी को क्या कहते हैं, जो ये बिंदी लगती है, जैसे आप मान लीजिए खा लिखे, यहाँ पर बिंदी लगा दी है, इसी को नुक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी बिंदी को नुक्ता कहा जाता है। तो नुक्ता लगाने का रिवाज आरंभ किया गया। सबसे पहले क्या किया गया कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने का, खा, गा, जा, फा 5 अरबी फारसी ध्वनियों के लिए चिन्हों के नीचे क्या लगाने लगे, नुक्ता लगाने का रिवाज आरंभ किए। उसके बाद क्या होता है, देखिए उसके बाद क्या होता है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी आते हैं। हरिश्चंद्र मैगजीन एक निकालते हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने हरिश्चंद्र मैगजीन के जरिए खड़ी बोली को व्यवहारिक रूप प्रदान करने का प्रयास किया गया। फिर उसके तो मतलब ये जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी थे, उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन के जरिए खड़ी बोली में व्यवहारिक रूप प्रदान करने का प्रयास करने लगे। कौन, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। उसके बाद आते हैं अयोध्या प्रसाद खन्नी जी। तो अयोध्या प्रसाद जी आते हैं, तो उन्होंने क्या, प्रचलित हिंदी को ठेठ हिंदी की संज्ञा दी और ठेठ हिंदी का प्रचार किया। उन्होंने खड़ी बोली को पद की भाषा बनाने के लिए आंदोलन चलाया। तो अयोध्या प्रसाद जी से ये प्रश्न बन सकता है कि किसने ठेठ हिंदी की संज्ञा दी, और दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि उन्होंने खड़ी बोली को पद भाषा बनाने के लिए आंदोलन चलाया था। ये 2 पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। अयोध्या प्रसाद, पहला काम तो उन्होंने ठेठ हिंदी की संज्ञा प्रदान की थी, और उसके बाद दूसरा काम उन्होंने खड़ी बोली की पद की भाषा बनाने के लिए आंदोलन चलाए थे। तीसरा पॉइंट दिया गया है हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से द्विवेदी युग। कौन सा आता है, अब आइए देखिए। द्विवेदी युग आता है 1900 से 1920 ईस्वी तक। सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, देखिए पूछा जाता है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तो खड़ी बोली के मानकीकरण का सवाल सक्रिय रूप से एक आंदोलन के रूप में उठाया गया। किसने उठाया है, तो किसने उठाया, महाप्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने, महाप्रसाद द्विवेदी जी ने। युग निर्माता द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के जरिए खड़ी बोली हिंदी के प्रत्येक अंग को गढ़ने संवारने का कार्य खुद तो बहुत लगन से किया ही, साथ ही अन्य भाषा साधकों को भी इस कार्य में और भी क्या किया, प्रवृत्त किया।
अब आइए देखिए, द्विवेदी जी की प्रेरणा से कामता प्रसाद गुरुजी, कौन, कामता प्रसाद गुरुजी ने हिंदी व्याकरण के नाम पर एक बृहद व्याकरण लिखा। तो कामता प्रसाद गुरुजी ने ही हिंदी व्याकरण के नाम से एक बृहद व्याकरण लिखा। कौन सा बृहद व्याकरण लिखा, किसने, कामता प्रसाद गुरुजी ने। अब देखिए छायावाद आ जाता है। तो छायावाद युग 1918 से 1936 और छायावोत्तर युग 1936 के बाद हिंदी के मानकीकरण की दिशा में आंदोलन प्रयास तो नहीं हुआ, किंतु भाषा का मानक रूप अपने आप स्पष्ट होता चला गया। तो छायावाद में महादेवी वर्मा वगैरह आती हैं छायावाद युग में, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट दिया गया है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 के बाद हिंदी के मानकीकरण के नए सिरे से विचार विमर्श शुरू हुआ, क्योंकि संविधान ने इसे राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया, जिससे हिंदी पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आ पड़ा। इस दिशा में देखिए, जो जब स्वतंत्रता हो गया, स्वतंत्रता 1947 में भारत आज़ाद हो गया, उसके बाद इसे राजभाषा के रूप में, हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें बहुत ही बड़ा उत्तरदायित्व आ गया कि हिंदी को कैसे संभाला। तो इस दिशा में देखिए, हिंदी के प्रचार प्रसार, इस दिशा में दो संस्थाओं का विशेष रूप से योगदान रहा। एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के माध्यम से देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विभाग के माध्यम से भारतीय हिंदी परिषद का तथा शिक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय हिंदी निर्देशालय का। तो भारतीय हिंदी परिषद। तो देखिए इसमें क्या कहा गया कि भाषा के सर्वांगीण मानकीकरण का प्रश्न सबसे पहले 1950 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने उठाया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसे डॉक्टर हरदेव बहारी की आप बुक पढ़े होंगे, तो इन्होंने भी उसमें शामिल थे। डॉक्टर हरदेव बहारी, डॉक्टर ब्रजेश्वर शर्मा, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त आदि सदस्य थे। कौन सी समिति थी? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भारतीय हिंदी परिषद में, ठीक है, एक समिति बनाया था, उसमें ये लोग शामिल थे। धीरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता थी, हरदेव बहारी थे, ब्रजेश्वर शर्मा थे, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्ता थे। धीरेन्द्र वर्मा ने देवनागरी लिपि चिन्हों में एकरूपता, हरदेव बहारी ने वर्ण विन्यास की समस्या और ब्रजेश्वर शर्मा ने हिंदी व्याकरण और तथा माता प्रसाद गुप्त ने हिंदी शब्द भंडार में स्थिरीकरण विषय पर अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। तो देखिए, जो धीरेन्द्र वर्मा जी थे, उन्होंने देवनागरी लिपि पर बात की, लिपि चिन्हों में एकरूपता लाने का प्रयास किया, और हरदेव बहारी जी ने वर्ण विन्यास की समस्या को सुलझाने में लगे थे, और ब्रजेश्वर शर्मा जी ने हिंदी व्याकरण में लगे हुए थे, और माता प्रसाद गुप्त ने हिंदी शब्द भंडार की स्थिरीकरण में के रूप में विषय पर अपने अपने कार्य को सब करने लगे। मतलब धीरेन्द्र वर्मा जी ने देवनागरी लिपि के बारे में, हरदेव बहारी ने वर्ण विन्यास के बारे में, और ब्रजेश्वर शर्मा जी ने हिंदी व्याकरण के बारे में, और माता प्रसाद गुप्त ने हिंदी शब्द भंडार की स्थिरीकरण के विषय पर अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। अब दूसरा देखिए, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय। तो केंद्रीय ये वो बात जो अभी मैंने बताया वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही हुआ था, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय। तो केंद्रीय हिंदी निर्देशालय में क्या हुआ? केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने लिपि के मानकीकरण पर अधिक ध्यान दिया। देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1983 का प्रकाशन किया। 1983 का प्रकाशन किया गया था। ये सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है। हिंदी की उपभाषाएं एवं बोली। देखिए, यहीं से जब प्रश्न बनता है तो लोग कहते हैं यार पता नहीं कहाँ से प्रश्न पूछ लिया गया, आउट ऑफ सिलेबस से प्रश्न पूछ रहा है। आउट ऑफ सिलेबस से प्रश्न नहीं पूछता है, यहीं सबसे अगर प्रश्न पूछता है, इसे लोग देखते भी नहीं हैं, इसीलिए उनका प्रश्न गलत हो जाता है। तो देखिए, हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियाँ। देखिए, हिंदी भाषी क्षेत्र
अथवा हिंदी क्षेत्र, हिंदी पट्टी, हिंदी पश्चिम में अम्बाला, अम्बाला कहाँ, हरियाणा से, हिंदी पश्चिम में अम्बाला हरियाणा से लेकर पूर्व में पूर्णिया बिहार तक तथा उत्तर में बद्रीनाथ केदारनाथ उत्तराखंड से लेकर दक्षिण में खंडवा मध्य प्रदेश तक बोली जाती है। तो देखिए इसका सबसे पहले ये चीज़ देखिए, ये दिशा है, ये उत्तर है, ये पूर्व है, और ये पश्चिम है, और ये दक्षिण है। तो कहा जा रहा है कि उत्तर दिशा में कहाँ तक, बद्रीनाथ और केदारनाथ तक। कहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। और दक्षिण में खंडवा मध्य प्रदेश तक, कहाँ, खंडवा मध्य प्रदेश तक बोली जाती है। पश्चिम में देखिए अम्बाला हरियाणा का, कहाँ तक, अम्बाला हरियाणा से लेकर पूर्व में पूर्णिया बिहार तक, इस पूरे क्षेत्र में हिंदी भाषा बोली जाती है। तो मैप से आपको याद हो गया होगा, ठीक, चारों दिशाओं में। इसे हिंदी भाषी क्षेत्र या हिंदी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत 9 राज्य हैं। कितने राज्य, 9 राज्य हैं। कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, एक केंद्र शासित प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आती है। इस क्षेत्र में भाषा की कुल संख्या 43% है। कितना, 43%, 43% कुल जनसंख्या के 43% लोग रहते हैं। मतलब कि पूरे भारत में 100% मान लीजिए जनसंख्या है, तो इस इतनी दूरी क्षेत्र भर में 43% लोग रहते हैं, जनसंख्या रहती है। देखिए हिंदी की उपभाषाएं या बोलियाँ। तो सबसे पहले देखिए बोली, एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो स्थानीय क्षेत्र होता है, एक छोटा क्षेत्र होता है, वहाँ पर जो आम बोल भाषा में भाषा बोली जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, बोली कहा जाता है। और उस बोली में आप देखेंगे किसी भी साहित्य, किसी भी लेखा पत्रकार में कभी भी आपको दिखाई नहीं देगा। जिस तरह से गांव में लोग बोलते हैं, उस तरह से आप किसी किताब में नहीं पाएंगे, न तो आप किसी पत्रिका में पाएंगे, न तो समाचार पत्र में पाएंगे। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, बोली कहते हैं, जो आम चाल भाषा में बोली जाती है। ठीक है, उपभाषा क्या होती है, अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विस्तार हो जाता है, तो वही बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। तो अब देखिए, सबसे पहले एक स्थानीय क्षेत्र में क्या बोली जाती थी, बोली बोली जाती थी आम लोग के बोल भाषा में। उसके बाद इसमें क्या हुआ कि इसमें साहित्य लिखने लगे। क्या लिखने लगे भैया, इसमें साहित्य लिखने लगे, और इसका विस्तार और बड़ा होने लगा। इसका विस्तार और बड़ा होने लगा, तो इसी को क्या कह दिया गया, बोली ना कहकर उपभाषा कहने लगे। क्या कहने लगे, बोली ना कहकर उपभाषा कहने लगे। उसके बाद क्या होता है, भाषा। साहित्यकार जब उस उपभाषा को अपने साहित्य के रूप परिनिष्ठित सर्वमान्य रूप प्रदान कर लेता है, मतलब जब साहित्य में सर्वमान्य रूप प्रदान कर देता है तथा उसका और क्षेत्र विस्तार हो जाता है, तो वह भाषा कहलाने लगती है। यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले बोली आई, उसके बाद उपभाषा का विकास हुआ। उपभाषा के बाद किसका विकास हुआ, तो उपभाषा के बाद भाषा का विकास हुआ। ठीक है, उपभाषा के बाद भाषा का विकास हुआ। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं तथा एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं। तो एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं और एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं। जब मैं भाषा आप लोगों को बोली पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था। ठीक है, उपभाषा के बारे में मैंने बात किया था। सर्वप्रथम एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी जॉर्ज अब्राहम, किसने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1889 ईस्वी में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी उपभाषाओं व बोलियों में वर्गीकृत प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, तो अंग्रेज थे जॉर्ज अब्राहम। किसने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। देखिए, कोई भारतीय नहीं किया था, बल्कि अंग्रेज ने किया था सबसे पहले प्रस्तुत। ठीक है, आगे देखिए दिया गया है। बाद में ग्रियर्सन ने 1894 ईस्वी में भारत में भाषाई सर्वेक्षण आरंभ किया। 1927 ईस्वी में संपन्न हुआ। उनके द्वारा संपादित ग्रंथ का नाम
ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें इसमें उन्होंने हिंदी क्षेत्र में की बोलियों 5 उपभाषाओं में बांटकर उसकी व्याकरणिक शाब्दिक विशेषताओं का विस्तार प्रस्तुत किया। तो देखिए सबसे पहले ग्रियर्सन महोदय जी ने ही 5 उपभाषाओं में प्रस्तुत किया था। ठीक। इसके बाद 1926 ईस्वी में सुनीति कुमार चटर्जी, कौन सा, सुनीति कुमार चटर्जी आए। वो बांग्ला भाषा का उद्भव और विकास में हिंदी का उपभाषाओं व बोलियों में वर्गीकृत प्रस्तुत किया। चटर्जी ने पहाड़ी भाषाओं को छोड़ दिया, वो उन्हें भाषाएं नहीं गिनते थे। तो इन्होंने चटर्जी जी जो थे वो पहाड़ी भाषा को भाषा नहीं गिनते थे। ठीक है। फिर आए धीरेन्द्र वर्मा। धीरेन्द्र वर्मा हिंदी भाषा का इतिहास 1933 में इन्होंने प्रस्तुत का वर्गीकरण किया और मुख्यतः सुनीत कुमार चटर्जी के वर्गीकरण पर आधारित है। केवल उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, जैसे उसमें पहाड़ी भाषाओं को शामिल किया गया। तो जो चटर्जी महोदय जी ने किए थे, सुनीत कुमार चटर्जी जी ने, उन्हीं में संशोधन किए। किसने किया? तो धीरेन्द्र वर्मा ने। किसने किया? धीरेन्द्र वर्मा ने। और इन्होंने पहाड़ी भाषाओं को भी शामिल कर लिया। आगे देखिए, इसके अलावा कई विद्वानों ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। आज इस बात को लेकर आम सहमति है कि हिंदी जिस भाषा समूह का नाम है उसमें 5 उपभाषाएं हैं, 17 बोलियां। देखिए वैसे टीजीटी वगैरह में अगर प्रश्न पूछता है तो 18 बोलियां मानी जाती हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो 17 इसमें लिखा गया है, लेकिन 18 बोलियां होती हैं। कितने? 5 उपभाषाएं होती हैं, 18 बोलियां होती हैं। ठीक है। लेकिन इसमें 17 ही दिया गया है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। हिंदी क्षेत्र का समस्त बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। इन वर्गों को उपभाषा कहा जाता है। इन उपभाषाओं के अंतर्गत ही 17 बोलियां आती हैं। 17 नहीं, कितनी है? 18 है। ठीक है। तो इन्होंने 17 लिखा है, लेकिन कुछ किताबों में 18 मिलता है और टीजीटी में भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें 18 ही माना जाता है। विभिन्न बोली देखिए, विभिन्न बोलियां राजनीतिक सांस्कृतिक आधार पर अपना क्षेत्र बढ़ा सकती हैं। साहित्यिक रचना के आधार पर ये अपना स्थान बोली से उच्च करते हुए विभाषा तक पहुंच सकते हैं। विभाषा क्या होता है? देखिए, विभाषा या इसी को उपभाषा कहते हैं। तो विभाषा का क्षेत्र बोली के अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है। यह एक प्रांत या उपप्रांत से प्रचलित होती है। इसमें साहित्यिक रचनाएं भी प्राप्त होती हैं, जैसे हिंदी की भाषाएं हैं ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी, मैथिली। ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी, मैथिली। विभाषा स्तर पर प्रचलित होने वाले ही राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक गौरव के कारण भाषा का स्थान प्राप्त कर लेती हैं, जैसे खड़ी बोली मेरठ में बिजनौर आदि की विभाषा होते हुए भी राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत करने का राष्ट्रभाषा के पद में अधिष्ठित हुई है। आगे देखिए दिया गया है। इस प्रकार 2 बातें स्पष्ट हुई कि बोली का विकास विभाषा इसी को उपभाषा और विभाषा का विकास भाषा में होता है। तो मतलब बोली से किस में होता है? उपभाषा में, उपभाषा से भाषा में। उदाहरण जैसे भाषा खड़ी बोली हिंदी। विभाषा हिंदी क्षेत्र में प्रमुख बोलियां ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी, मैथिली बोली हिंदी क्षेत्र में शेष बोलियां हैं। ठीक। अब आइए देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि, तो देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ इसमें बात ही करते हैं। तो देखिए, उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है, जबकि लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति लिपि कहलाती है। भाषा श्रव्य होती है, जबकि लिपि दृश्य होती है। तो देखिए, जो भाषा आप बोलते हैं उसे सुना भी जा सकता है, इसलिए भाषा श्रव्य होती है। सुनना को ही श्रव्य कहा जाता है शुद्ध भाषा में। ठीक है। लेकिन जो लिपि होती है उसे क्या करते हैं? उसे लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार अभिव्यक्ति। तो जब हम लिख कर अभिव्यक्ति करते हैं अपने भाव विचारों को संकेतों के माध्यम से, जब हम लिखते हैं, लिख कर अभिव्यक्ति करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसी को लिपि कहते हैं। भाषा की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से ही निकली हैं। भाषा की जो सभी लिपियां हैं वो ब्राह्मी लिपि से ही निकली हैं। तो अगर पूछा जाए कि लिपियां किससे निकली हुई हैं, कि लिपियों का जन्म कहाँ से हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से। कहाँ से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से
ही जन्म हुआ है। तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया था। तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया था। ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम नमूना 5वीं सदी BC का है, जो कि बौद्धकालीन है। कितना? बौद्धकालीन है। अब देखिए, गुप्त काल के आरंभ में ब्राह्मी के दो भेद हो गए, उत्तरी ब्राह्मी व दक्षिणी ब्राह्मी। दक्षिणी ब्राह्मी से तमिल, देखिए दक्षिणी ब्राह्मी थी, उसी से तमिल लिपि, कालिंग लिपि, तेलुगु, कन्नड़ लिपि और ग्रंथ लिपि जो तमिलनाडु बोली जाती है, मलयालम लिपि, ग्रंथ लिपि से विकसित का विकास हुआ। अब आगे देखिए क्या दिया गया है। उत्तरी ब्राह्मी से नागरी लिपि का विकास। तो देखिए, जो उत्तरी ब्राह्मी लिपि थी 360 ईस्वी तक, इसका 360 ईस्वी तक, उसके बाद गुप्त लिपि आई चौथी पाँचवीं शताब्दी तक, चौथी पाँचवीं शताब्दी तक। उसके बाद समृद्ध मातृका लिपि आई, उसके बाद कुटिल लिपि आई, इसी में ठीक है, नागरी लिपि, शारदा लिपि, फिर गुरुमुखी, कश्मीरी, लहंगा टाकरी, ये सभी लिपियों का विकास हुआ। नागरी लिपि का प्रयोग काल 8वीं-9वीं शताब्दी के आरंभ से हुआ। 10वीं-12वीं शताब्दी के बीच प्राचीन नगरी से उत्तरी भारत की अधिकांश आधुनिक लिपियों का विकास हुआ। इसकी दो शाखाएं मिलती हैं, पश्चिमी व पूर्वी। पश्चिमी शाखा सर्वप्रथम प्रतिनिधि लिपि देवनागरी लिपि है। कौन सा है? तो देवनागरी लिपि है। तो देखिए, नागरी से पश्चिमी शाखा, पूर्वी शाखा का विकास हुआ। पश्चिमी शाखा में देवनागरी है, राजस्थानी है, गुजराती है, महाजनी है और कैथी आता है। पूर्वी शाखा में बांग्ला लिपि आता है, असमी आता है और उड़िया, जो उड़ीसा में बोली जाती है। ठीक है, असम में असमी, बांग्लादेश में देखिए, देवनागरी लिपि का नामकरण। तो देवनागरी लिपि को लोकनागरी एवं हिंदी लिपि भी कहा जाता है। तो देवनागरी लिपि को लोकनागरी और हिंदी लिपि भी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में देना है। ठीक है, ये बात। दूसरा पॉइंट, देवनागरी का नामकरण विवादास्पद है। ज़्यादातर विद्वान गुजरात के नगर ब्राह्मणों से इसका संबंध जोड़ते हैं। उनका मानना है कि गुजरात में सर्वप्रथम प्रचलित होने से वहाँ पंडित वर्ग अर्थात नगर ब्राह्मण के नाम से इसे नागरी कहा गया। अपने अस्तित्व में आने के तुरंत बाद इसमें देवभाषा संस्कृत को लिपिबद्ध किया, इसीलिए नागरी में देव शब्द जुड़ गया और क्या बन गया? देवनागरी बन गया। तो देखिए, कहा जा रहा है कि जो गुजरात है, गुजरात में ही इसका प्रारंभ हुआ और इसमें देव भाषा संस्कृत को लिपिबद्ध किया गया, इसीलिए नगरी में क्या जुड़ गया? देव शब्द जुड़ गया और ये बन गया देवनागरी। ठीक है, देवनागरी। तो देवनागरी लिपि का स्वरूप क्या है? तो यह लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, जबकि फारसी लिपि उर्दू, अरबी, फारसी, जबकि फारसी लिपि यानी उर्दू, अरबी, फारसी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। तो जैसे हम लोग लिखते हैं ना, तो इस साइड से शुरू करते हैं, बाएं साइड से दाहिने तरफ लिखते जाते हैं, फिर बाएं से दाहिने, फिर बाएं से दाहिने, फिर बाएं से दाहिने। लेकिन जो फारसी लिपि होती है वो दाहिने तरफ से शुरू करते हैं, इस तरह लिखत आते हैं, इस तरह से लिखते हुए आते हैं। जैसे उर्दू में अगर आप देखे होंगे किसी को लिखते हुए, तो दाहिने तरफ से शुरू करते हैं और बाएं तरफ लिखते हुए आते हैं। तो कौन सी? फारसी लिपि के अंतर्गत आती है। और देवनागरी लिपि बाईं ओर से दाहिने तरफ लिखी जाती है। ठीक है, यह अक्षरात्मक लिपि है, जबकि रोमन लिपि अंग्रेजी भाषा की लिपि वर्णात्मक है। तो जो देवनागरी लिपि है यह कैसी है? तो अक्षरात्मक लिपि है। और अंग्रेजी की जो हाँ, ये भी पूछ सकता है आपसे कि जो अंग्रेजी आप पढ़ते हैं, तो अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? तो अंग्रेजी की लिपि है कौन सी? रोमन लिपि है। कौन सी है? रोमन लिपि है। आप इसे भी ध्यान दीजिएगा। देवनागरी लिपि के गुण, जो देवनागरी लिपि है जिसे हम लोग प्रयोग करते हैं, उसके गुण क्या हैं? तो एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत हैं। एक वर्ण संकेत की अनिवार्यता, एक ही ध्वनि व्यक्ति, जो ध्वनि का नाम यही वर्ण का नाम, मूक वर्ण नहीं, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। लेकिन अंग्रेजी में नहीं। जैसे अंग्रेजी में BUT लिखा है, BUT लिखा है, तो यहाँ पर इसे ब्रिटेन में क्या पढ़ते हैं? बुट पढ़ते हैं।
तो इसमें थोड़ा से और संशोधन किया गया। भारत वाले कहने बुट नहीं, इसे बट पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसे बट पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे लिखा रहा था नो, क्या लिखा है नो। अब मान लीजिए छोटा सा बच्चा है तो उसे आप पढ़ाएंगे, कहेंगे का के होता है तो पढ़ेगा कनऊ, क्या पढ़ेगा कनऊ। लेकिन जो शिक्षित वर्ग रहेगा वो कहेगा नहीं कनऊ नहीं लिखा है, नो लिखा है। तो इस तरह से उसका दूसरा भी वर्ण हो सकता है, दूसरा स्वर, मतलब यहाँ पर कहते हैं ये साड है, ये क्या है साइलेंट है, ठीक है। तो ऐसा हिंदी में नहीं है। तो एक वर्ण दूसरे जो वर्ण बोला जाता है वही लिखा जाता है, ठीक है। एक वर्ण दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं करता, ये भी बात सही है। ये उच्चारण सूक्ष्मतम विभाग प्रकट करता है, ये सभी आप बातें जानते हैं। वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति में बिल्कुल अनुरूप होता है। प्रयोग बहुत व्यापक। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली एकमात्र लिपि है कौन सी देवनागरी, भारत की अनेक लिपियों के निकट है, भारत की अनेक लिपियों के निकट है। देवनागरी लिपि के दोष, दोष क्या है, कुल मिलाकर 403 टाइप होने के कारण टंकर मुद्रण में कठिनाई होती है। शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक अलंकरण के लिए अनावश्यक वर्गों का, जैसे री हो गया, री हो गया आई ई हो गया, सा हो गया, आज इन्हें कोई शुद्ध उच्चारण से उच्चरित नहीं कर पाता। तो ये सभी इतना कठिन शब्द हैं कि इसे कोई शुद्ध रूप से उच्चारण ही नहीं करता, इसे कोई शुद्ध रूप से उच्चारण कर ही नहीं पाता। मतलब करते हैं लेकिन सब लोग नहीं कर पाते हैं, 95% लोग नहीं कर पाते हैं, केवल 5% लोग ही सही उच्चारण करते हैं, ठीक है। द्विरूप वर्ण, जैसे ये सभी, ये क्या लिखा है अब आप ही पढ़ के बताइएगा। ये तो आ लिखा है लेकिन इसे आप लोग पढ़िएगा, इसे आप लोग पढ़िएगा, इसे आप लोग पढ़िएगा, इसे आप लोग पढ़िएगा। तो आप इसे क्या पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। इसे आप पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। सरा ऐसे कहते हैं, अब यहाँ पर एक ही है तो क्या पढ़ेंगे इसे। तो इस तरह से जो द्विरूप वर्ण हैं इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा समस्या होती हैं इस लिपि से, ठीक है। स्वरूप वर्ण, ये सारी चीज़ें हैं। वर्णों के संयुक्त रूप से कोई निश्चितता व्यस्त नहीं होती। अनुसार एवं अनुनासिकता के प्रयोग में एक रूपता का अभाव, तारापूर्ण लेखन नहीं, क्योंकि लेखन के हाथ बार बार उठाना पड़ता है। इसमें बार बार, जैसे आप राम लिखे तो इस तरह से उठाना पड़ेगा, लेकिन इंग्लिश में अगर आपको राम लिखना है तो राम हो गया, ठीक। इसमें उठाना नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें राम 3 बार आप उठाएं कि नहीं हाथ, लेकिन इंग्लिश वाले में आप ऐसे करें और ऐसे करके लिख दिए, कोई समस्या नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है, उठाना पड़ता है, बार बार हाथ को उठाना पड़ता है, इसीलिए कठिनाई होती है। वर्णों के संयुक्तिकरण में रा प्रयोग को लेकर भ्रम की स्थिति बना रहता है कि कहाँ यहाँ पर ऊपर वाला रा लगेगा कि पेट वाला रा लगेगा कि इस तरह वाला रा लगेगा, बड़ी समस्या होती है ना। तो ई की मात्रा में भी बड़ा कन्फ्यूजन, लेखन वर्ण के पहले उच्चारण ध्वनि के बाद होता है, ये सब समस्याएं हैं, इसीलिए इसमें कठिनाई आती हैं। देवनागरी लिपि में किए गए सुधार, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने एक तिलक फांट चलाया था, 1904 से 1926 तक ही चला था। और सावरकर बंधुओं ने आ की 12 खड़ी बताई थी, और श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव दिया। तो उन्होंने जो पंचमाक्षर हैं, जो लास्ट वाले वर्ण हैं, जैसे का खा गा अंगा, चाचा चाचा यहाँ टाठा टाठा आना, तो इस तरह से जो वर्ण पचवा वाला है तो इसी को पंचमाक्षर कहा जाता है। तो श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के बदले उन्होंने अनुस्वार के प्रयोग, मतलब जो ये बिंदी लगाते हैं ना, जैसे ये बिंदी जो लगाते हैं, अनुस्वार का प्रयोग का सुझाव दिया श्याम सुंदर दास जी ने। गोरख प्रसाद का मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने तरफ अलग रखने का सुझाव दिया, जैसे कुल, इस तरह से इन्होंने इस तरह से कुल लिखकर बताया। किसने, गोरख प्रसाद जी ने। इस तरह से हम लोग लिखते हैं लेकिन इस तरह से लिखने को बताया किसने, गोरख प्रसाद जी ने। अब आगे देखिए, श्रीनिवास महाप्राण वर्ण के लिए अल्प प्राण के नीचे इस तरह गुरु का चिन्ह लगाने का सुझाव दिया, अल्प प्राण के नीचे गुरु का चिन्ह लगाने का प्रयोग किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन में इंदौर अधिवेशन काका कालेलकर के संयोजकत्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन 1935 उसकी सिफारिशें की। काशी नगरी प्राचीनी सभा द्वारा आ की 12 खड़ी और श्रीनिवास की सुझाव को
अस्वीकार करने का निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित आचार्य नारेंद्र देव समिति का गठन 1947 में और उसकी सिफारिशें की गई। ठीक है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा देवनागरी लिपि संबंधी प्रकाशन मानक देवनागरी वर्णमाला 1956 और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1967 ईस्वी में, देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1983 में किया गया। तो 1983 में हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किया गया। ठीक है। डेट और आपको नहीं याद करना है, वो सब नहीं पूछा जाएगा। ठीक, जो पूछा जाएगा उसे मैं टिक लगाते हुए चलूँगा, जैसे बता रहा हूँ। हिंदी भाषा की अधिकृत लिपि के रूप में विकास यात्रा। तो देवनागरी लिपि को हिंदी भाषा की अधिकृत लिपि बनने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजी भाषा के नीति फारसी के ओर अधिक झुकी हुई थी, इसीलिए हिंदी को भी फारसी लिपि में लिखने का षड्यंत्र किया गया। तो पहले देखिए, जो हिंदी है वो फारसी लिपि में लिखा जाता था। ठीक है, पहले हिंदी जो है ये फारसी लिपि में लिखा जाता था। हिंदी भाषा और फारसी लिपि का घालमेल फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में जब इसकी देन है। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के सर्वप्रथम अध्यक्ष जॉन गिलक्राइस्ट थे। किसने थे? जॉन गिलक्राइस्ट थे। उनके अनुसार हिंदुस्तानी की 3 शैलियाँ थी, दरबारी या फारसी शैली, हिंदुस्तानी शैली और हिंदवी शैली। किसके अनुसार? तो गिलक्राइस्ट के अनुसार। ठीक है, वे फारसी शैली का दुरूह तथा हिंदवी शैली में गंवारू मानते थे, इसीलिए उन्होंने हिंदुस्तानी शैली को प्राथमिकता दी। तो गिलक्राइस्ट किस हिंदी को प्राथमिकता दी थी? तो उन्होंने हिंदुस्तानी हिंदी को प्राथमिकता दी थी। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। उन्होंने हिंदुस्तान के लिए जिस रूप में बढ़ावा दिया उसका मूलाधार तो हिंदी ही था, किंतु उसमें अरबी फारसी शब्दों की बहुलता थी और वह फारसी लिपि में लिखी जाती थी। गिलक्राइस्ट ने हिंदुस्तानी के नाम पर असल में उर्दू का ही प्रचार किया। किसका प्रचार किया? उर्दू का ही इन्होंने प्रचार किया था। विलियम प्राइस 1823 ईस्वी में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में विलियम प्राइस की नियुक्ति हुई। उन्होंने हिंदुस्तानी के नाम पर हिंदी नागरी लिपि लिखकर पर बल दिया और प्राइस ने गिलक्राइस्ट द्वारा जनित भाषा संबंधी भ्रांति को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन प्राइस के बाद कॉलेज की गतिविधियों में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। अब आगे देखिए, अदालत संबंधी विज्ञापन। अदालत संबंधी 1837 ईस्वी में। तो 1830 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी द्वारा अदालतों में फारसी के साथ साथ देसी भाषाओं को भी स्थान दिया गया। देखिए 1830 में अंग्रेजी कंपनी द्वारा अदालतों में फारसी भाषा के साथ साथ देसी भाषाओं को भी स्थान कब दिया गया? तो 1830 ईस्वी में से आपको ध्यान देना है। वास्तव में इस विज्ञप्ति का पालन 1837 ईस्वी में ही शुरू हो सका। इसके बाद बंगाल में बांग्ला भाषा और बांग्ला लिपि प्रचलित हुई। संयुक्त प्रांत यानी आज जो उत्तर प्रदेश है, बिहार व मध्य प्रदेश में भाषा के रूप में तो हिंदी का प्रचलन हुआ, लेकिन लिपि मामले में नागरी लिपि के स्थान पर उर्दू लिपि का प्रचार किया जाने लगा। तो देखिए, पहले हिंदी लिपि के स्थान पे उर्दू लिपि का क्या होता था? प्रचार प्रसार किया जा रहा था। इसका मुख्य कारण अदालती मामलों में कृपा तो थी ही, साथ ही मुसलमानों ने भी धार्मिक प्रचार पर जी जान से उर्दू का समर्थन किया। हिंदी को कचहरी से ही नहीं, शिक्षा से भी निकाल कर बाहर करने का आंदोलन चालू कर दिया गया था। तो देखिए भैया, हिंदी को शिक्षा से ही नहीं, अदालत से ही नहीं, शिक्षा से भी बाहर कर दिया गया था। 1857 के विद्रोह के बाद हिंदू मुसलमान के पारस्परिक विरोध में ही सरकार अपनी सुरक्षा समझने लगी, अतः भाषा के क्षेत्र में उनकी नीति भेदपूर्ण हो गई। अंग्रेजी विद्वानों के 2 दल हो गए। दोनों ओर से पक्ष विपक्ष में अनेक तर्क वितर्क प्रस्तुत किए गए। बिंब साहब उर्दू का और ब्राउज साहब हिंदी का समर्थन करने वाले प्रमुख थे।
नागरी लिपि और हिंदी तथा फारसी लिपि उर्दू का अभिन्न संबंध हो गया था, अतः दोनों के पक्ष विपक्ष में काफ़ी विवाद हुआ। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का लिपि संबंधी प्रतिवेदन। तो इन्होंने क्या कहा, फारसी लिपि के स्थान पर नागरी लिपि और हिंदी भाषा के लिए पहला प्रयास राजा शिव प्रसाद का 1968 में उनकी लिपि संबंधी प्रतिवेदन में मॉडर्न कोर्ट कैरेक्टर इन द अपर प्रोविंस ऑफ इंडिया से आरंभ किया गया। ठीक है, आरंभ किया गया। आगे देखिए, जानशोर। तो एक अंग्रेज अधिकारी फ्रेडरिक जानशोर ने फारसी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रयोग आपत्ति व्यक्त की थी और न्यायालय में हिंदुस्तानी भाषा और देवनागरी लिपि का समर्थन किया था। किसने किया था? जानशोर महोदय जी ने किया था। बंगाल के गवर्नर एसले के आदेश पर 1870 से 1870 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर एसले के देवनागरी के पक्ष में एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि फारसी पूरित उर्दू नहीं लिखा जाए, बल्कि ऐसी भाषा लिखी जाए जो एक कुलीन हिंदुस्तानी फारसी से पूर्णतः अनभिज्ञ रहने पर भी बोलता है। ठीक है। वर्ष 1873 ईस्वी में बंगाल सरकार ने यह आदेश जारी किया कि पटना, भागलपुर, छोटा नागपुर डिवीजनों संभागों के न्यायालय व कार्यालय में सभी विज्ञप्ति तथा घोषणाएं हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि में जारी की जाए। ठीक, आगे देखिए कहा गया है, वर्ष 1881 ईस्वी तक आते आते उत्तर प्रदेश के पड़ोसी प्रांतों बिहार, मध्य प्रदेश नागरी लिपि और हिंदी प्रयोग को सरकारी आज्ञा जारी हो गई। उत्तर प्रदेश में नागरी आंदोलन को बड़ा नैतिक प्रोत्साहन मिला। अब देखिए, गौरी दत्त एक महोदय थे, उन्होंने ही गौरी दत्त व्यक्तिगत रूप से मेरठ के पंडित गौरी दत्त की नागरी प्रचार के लिए की गई सेवाएं अविस्मरणीय है। गौरी दत्त ने 1874 ईस्वी में अपने संपादक में नागरी प्रकाश नामक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। उन्होंने भी कई पत्रिकाओं का संपादन किया। देवनागरी गजट 1888 में, देवनागर 1891 में, देवनागरी प्रचारक 1852 ईस्वी में। देखिए, इसको आप गौरी दत्त महोदय जी का ये है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। देवनागरी गजट, देवनागरी प्रचारक, ये सब किसके हैं? गौरी दत्त के हैं। ठीक है, गौरी दत्त की पत्रिकाएं हैं। अब आइए भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नागरी आंदोलन को अभूतपूर्व शक्ति प्रदान की और वे इसके प्रतीक और नेता माने जाने लगे। उन्होंने 1882 ईस्वी में शिक्षा आयोग प्रश्न पत्र का जवाब देते हुए कहा, सभी सभ्य देशों की अदालतों उनके नागरिकों की बोली और लिपि का प्रयोग होती है। यही ऐसा देश है जहाँ न तो अदालती भाषा शासकों मातृभाषा है और न ही प्रजा की। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ये कहा कि कोई भी देश है, वहाँ पर देश की जैसी प्रजा के अनुसार जो भाषा बोली जाती है उसी को मान्यता दी जाती है। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर न तो अदालत में भाषा बोली जाती है हिंदी, न तो प्रजा में ये मातृभाषा बोली जा रही है। आगे बात प्रताप नारायण मिश्र आते हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा लगाया। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा लगाया शुरू किया। ये आप याद कर लीजिएगा। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने लगाया? तो प्रताप नारायण मिश्र ने। ठीक, 1893 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने भारतीय भाषाओं के लिए रोमन लिपि के अपनाने का प्रश्न खड़ा कर दिया। इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। नागरी प्रचारणी सभा काशी स्थापना वर्ष 1893 ईस्वी में संस्थापक अध्यक्ष श्याम सुंदर दास थे और राम नारायण मिश्र थे शिव कुमार सिंह। इन्होंने क्या कहा? 1893 ईस्वी में नागरी प्रचार हिंदी भाषा में संवर्धन के लिए नागरी प्रचार सभा काशी की स्थापना की गई। सर्वप्रथम इस सभा में कचहरी में नागरी लिपि, देखिए सर्वप्रथम कचहरी में क्या किया गया? नागरी लिपि का प्रवेश कराना ही अपना मुख्य कर्तव्य निश्चित किया। सभा ने नागरिक कैरेक्टर नामक एक पुस्तक अंग्रेजी में तैयार की, जिसमें सभी भारतीय भाषाओं के लिए रोमन लिपि की अनुपयुक्तता पर प्रकाश डाला गया था। ठीक,
आगे दिया गया है, मालवी के नेतृत्व में 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नर एंटोनी मैकडॉनल्ड को याचिका या मेमोरियल देना 1898 ईस्वी में। तो मालवी ने एक स्वतंत्र पुस्तिका कोर्ट कैरेक्टर एंड प्राइमरी एजुकेशन इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज लिखी, जिसका बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा। 1898 ईस्वी में फ्रांस के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर के काशी आने के नागरिक प्रचुरणी सभा का एक प्रभावशाली प्रतिनिधिमंडल का मालवी के नेतृत्व में, किसके? मालवी के नेतृत्व में उनसे मिला और हजारों हस्तक्षेप से युक्त एक मेमोरियल उन्हें दिया। यह मालवी जी का एक अथक प्रयास था, जिसके परिणाम स्वरूप अदालतों में नगरी को प्रवेश मिल सका। इसलिए अदालतों में नगरी के प्रवेश का श्रेय मालवी जी को दिया जाता है। इन तमाम प्रयत्नों को शुभ परिणाम हुआ कि 18 अप्रैल 1900 ईस्वी को गवर्नर साहब ने फारसी के साथ नगरी को भी अदालतों कचहरी के समान अधिकार दे दिया गया। किसने दिया? 18 अप्रैल 1900 ईस्वी में गवर्नर जी ने यह कहा। ठीक, यह प्रस्ताव हिंदी स्वाभिमान नहीं था। हिंदी को अधिकार पूर्ण सम्मान नहीं दिया गया था, बल्कि हिंदी के प्रति दया दिखलाई गई थी। उसके बाद क्या हो, केवल हिंदी भाषा जनता के लिए सुविधा का प्रबंध किया गया था। फिर भी इसे इतना श्रेय तो है ही कि नगरी को कचहरियों में स्थान दिला सका। वह मजबूत आधार प्रदान किया, जिसके बल पर 20वीं सदी में राष्ट्रलिपि के रूप में उभर कर सामने आई। शारदा चरण मिश्र 1848 से 1917 ईस्वी में। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शारदा चरण मिश्र ने अगस्त 1907 ईस्वी में कलकत्ता में एक लिपि विस्तार परिषद नामक संस्था की स्थापना की। मिश्र ने इस संस्था की ओर देवनागर पत्र प्रकाशित करके भारत की सभी भाषाओं के साहित्य को देवनागरी लिपि प्रस्तुत करने का उपक्रम रचा। इस पत्र में विभिन्न भाषाओं लेख देवनागरी लिपि में छापा करते थे। ये अखिल भारतीय लिपि के रूप में देवनागरी लिपि के प्रथम प्रचारक थे। तो प्रथम प्रचारक कौन थे? शारदा चरण मिश्र। ये कहाँ के न्यायाधीश थे? तो कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। नेहरू रिपोर्ट 1928 में। नेहरू रिपोर्ट की भाषा लिपि संबंधी संस्कृति में कहा गया, देवनागरी अथवा फारसी में लिखी जाने वाली हिंदुस्तानी भारत की राजभाषा होगी। स्पष्ट है कि हिंदी भाषा की अधिकृत लिपि के मामले में इस समय तक द्वैध विवाद की स्थिति बनी हुई थी। ठीक, आगे देखिए संविधान में क्या हुआ। संविधान सभा में भाषा संबंधी विधेयक पारित 14 सितंबर 1949 ईस्वी। जब संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भाषा संबंधित विधेयक पारित किया, तब जाकर लिपि के मामले में विद्यमान द्वैध या विवाद अंतिम रूप से समाप्त हुआ। तो जब 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी संबंधित विधेयक पारित हो गया, तब यह जो विवाद थे हिंदी से संबंधित वो सभी के सभी समाप्त हो गए। इसीलिए 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन आपसे पूछे अगर विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ठीक, अनुच्छेद 343 या आर्टिकल 343(1) में स्पष्ट घोषणा की गई है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। इस प्रकार 150 वर्षों में 1800 से 1949 ईस्वी के लंबे संघर्ष के बाद देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की एकमात्र और अधिकृत लिपि बन गई। तो 150 साल की इस यात्रा में देवनागरी लिपि का विकास हुआ। तो देखिए ये था पूरा का पूरा आपका हिंदी भाषा विज्ञान था। क्या था? हिंदी भाषा विज्ञान था। अब उससे जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उस प्रश्नों को मैं थोड़ा से तेज़ी से सॉल्व कराते हुए चलता हूँ। ठीक है,
देखिए हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। कौन सी? भारोपी परिवार की भाषा है। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। कौन सी? खड़ी बोली हिंदी बोली जाती है। ठीक। हिंदी भाषा का जन्म हुआ, तो हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ। इसे इन सभी प्रश्नों को आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने जब बोली वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तो इसमें सभी भाषा के बारे में बताया था। लेकिन आज विज्ञान, भाषा विज्ञान की कैसे कैसे किस भाषा का विकास हुआ, तो सभी लिपि का कैसे विकास हुआ, तो सभी मैंने बात की। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो तेलुगु नहीं आती। कौन सी नहीं आती है? तेलुगु नहीं आती है। ठीक, तेलुगु नहीं आती है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा में। भारतवर्ष में हिंदी आप किस वर्ग के रखेंगे? राजभाषा। राजभाषा है हिंदी ना भाई। ढूढ़ाड़ी बोली है, ठीक है, पूर्वी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान को। ब्रज बोली है के नाम से जानी जाती है? तो पुरानी बांग्ला। कौन सी? पुरानी बांग्ला। और देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी। मराठी कैसी? देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। ठीक है, देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। एक मनई के दुई बिटवे रहीन, ओह माँ लोहरा अपने बाप से कहिस दादा धन माँ जीवन हमार बखरा लागत होए नवन हमका दे। यह अवतरण हिंदी के किस बोली में है? तो यह अवधी बोली में है। ठीक, अवधी बोली में। कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो कौन सी है? पाली है। कौन सी है? पाली है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विचार किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में। किस भाषा में? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो खड़ी बोली है। हिंदी भाषा के बोलियों में वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। कौन सी हिंदी के अंतर्गत? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली नहीं आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली नहीं आती है, तो देखिए बुंदेली आती है, ब्रज कन्नौजी आती है, लेकिन बघेली नहीं आती है। ठीक। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा की कहा गया? तो 343 से 351 तक। कितने से? 343 से 351 तक। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में स्थित है। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? तो हिंदी भाषा का देखिए सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी। 351 किस विषय में वर्णन किया गया है? तो हिंदी के विकास के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। ब्रज भाषा है तो ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी का। मगही है तो मगही किसका है? बिहारी का। किसका है? बिहारी। हिंदी हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश में विकसित हुई? तो सौरसेनी में। खड़ी बोली सौरसेनी में। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों में पुनर्संरचना कब? 1956 में। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम राजस्थान का, सॉरी, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। कौन सा? आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 15वें राज्य के रूप। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था भाषा के आधार पर। बघेली बोली का संबंध किससे है? तो पूर्वी हिंदी से। किससे है? पूर्वी हिंदी से है। किस लिपि को हिंदी को राजभाषा बनने का निर्णय दिया? तो 14 सितंबर 1949। इसमें कहाँ? 14 सितंबर 19, तिथि को हिंदी को राजभाषा बनने का निर्णय लिया? तो 14 सितंबर 1949 है। ठीक है, 1949 है। 14 सितंबर 1949 ऑप्शन ही नहीं है। ठीक, तो आप लोग लगा लीजिएगा। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? तो 14 सितंबर 1949 को। ठीक, 14 सितंबर 1949 को। कन्नड़ संबंध किस भाषा का परिवार से है? तो द्राविड़ भाषा। किसके? द्राविड़ भाषा के। हिंदी आदि जननी कौन सी है? तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत। अगर पूछे हिंदी की जननी कौन है? तो अपभ्रंश है, लेकिन पूछे आदि जननी कौन है? तो संस्कृत है। ठीक। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा की 5 विख्यात बोलियां हैं। कितनी हैं? 5 विख्यात बोलियां हैं।
हाड़ौती बोली है तो हाड़ौती बोली पूर्वी राजस्थान की है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही इसे मान्यता मिली है। कौन सी भारोपी परिवार की भाषा नहीं है तो मलयालम नहीं है, ठीक है। बाकी मराठी, गुजराती, हिंदी सभी है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। टकसाली भाषा कहते हैं तो परिनिष्ठ भाषा को। निम्नलिखित भाषा में प्रमुख प्राकृत कौन सी है तो जटिलता से सरलता की ओर। किससे? जटिलता से सरलता की ओर। बोली मानी जाती है तो अवधि की। किसकी मानी जाती है? अवधि की। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है तो ब्रज भाषा से है, ठीक है। ब्रज भाषा से है, ब्रज भाषा से है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है तो बाल गंगाधर खेर। भारतीय भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है तो शब्द है। क्या है? शब्द है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई थी तो सौर सैनी अपभ्रंश से। नीचे 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से एक विशेषता गलत है। कौन सी? तो भाषा परिवर्तनशील है, ठीक है। भाषा पैतृक संपत्ति है, कोई संपत्ति नहीं होता है। भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा अनुकरण सही है, यही गलत है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन पैतृक। इसमें क्या जय जमीन है क्या? वही पैतृक संपत्ति होगी। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। जब वही विस्तृत रूप ले लेती है तो भाषा हो जाता है, वही जब वो भाषा विस्तृत और रूप ले लेती है तो वही भाषा हो जाता है, ठीक। निम्नलिखित में राजस्थानी बोली नहीं है तो कौन सी नहीं है? बुंदेली नहीं है। कौन सी नहीं है? बुंदेली नहीं है। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन से हैं तो विद्यापति हैं। अंगिका किस राज्य की बोली है तो बिहार की। किसके? बिहार के। बिहार के। अगला देखिएगा, ग्वालियर की बोली है तो ग्वालियर की कौन सी बोली? बुंदेली है। हिंदी भाषा के बोलियों को वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। किसके? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है तो कौन सी नहीं आती? छत्तीसगढ़ी नहीं आती है। छत्तीसगढ़ पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी का कितने बोलियों में वर्गीकृत किया गया तो 5। कितने में? 5। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है तो पश्चिमी हिंदी की है। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है तो कौन सी? अवधी नहीं है, अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है तो पश्चिमी हिंदी की बघेली नहीं है, क्योंकि बघेली पूर्वी हिंदी के अंदर। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई थी सौरसेनी अपभ्रंश से। किससे हुई थी? सौरसेनी अपभ्रंश से। सिंधी भाषा का संबंध किससे है तो ब्रजचंड से। और कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ तो पश्चिमी हिंदी से। किससे हुआ? पश्चिमी हिंदी से। खड़ी बोली, कौरवी सब। मगही किस भाषा की बोली है तो मगही बिहारी की है। किसकी है? बिहारी। पूर्वी हिंदी का विकास अपभ्रंश में हुआ था तो अर्धमगधी अपभ्रंश से हुआ था, ठीक। बिहार में राजस्थानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र है तो मगही का है। हिंदी परिवार की भाषा है तो भरोपी है। भरोपी परिवार से हिंदी का जन्म हुआ। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई तो मगधी अपभ्रंश से। मेवाती किस भाषा की है उपबोली? राजस्थानी की। किसकी है? राजस्थानी हिंदी की। हरियाणवी भी किसकी है? पश्चिमी सौरसेनी अपभ्रंश। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुखता है तो पूर्वी हिंदी की। किसकी है? पूर्वी हिंदी की है। और देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था तो गुजरात में हुआ था। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है तो मराठी। कौन सी? मराठी। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है तो 11। संघ की राजभाषा हिंदी में लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में है तो 343 में। कितने में है? 343 में। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया तो 343(1) में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया तो 343 में। 343 में। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया तो 14 सितंबर 1949 को। कब? 14 सितंबर 1949 को। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय में वर्णन किया गया है तो हिंदी के विकास में संबंधित दिशा निर्देश। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है तो ब्राह्मी लिपि से। कहाँ से? ब्राह्मी लिपि से।
देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? तो ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि का विकास हुआ तो ब्राह्मी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है तो सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, एक ध्वनि के लिए एक ही संकेतक है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता देवनागरी में नहीं है? तो देवनागरी में देखिए, इसमें एक जैसा उच्चारण होता है, जैसा वैसा ही लिखा, जैसा उच्चारण होता है वैसा लिखा जाता है, सही बात है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक होते हैं, सही बात है। इसमें सिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है, सही बात है। विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी खरोष्ठी की समकालीन है। नो, ब्राह्मी से इसका विकास हुआ है हिंदी का, ठीक है, न कि उसका समकालीन है। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो अक्षरात्मक है। कौन सा है? अक्षरात्मक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने। किसने की थी? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी उस समय उप राष्ट्रपति थे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नारेंद्र देव थे। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का स्वीकार किया? तो सुनीत कुमार चटर्जी, सुनीत कुमार चटर्जी। पंजाब की लिपि है तो पंजाब की गुरुमुखी लिपि है। मानकीकरण के स्तर पर भाषा संबंधी सोपान नहीं है तो कौन सा नहीं? सहजता नहीं है, सहजता नहीं है। देखिए, बोली से भाषा, भाषा से मानक भाषा बनता है, ठीक है, तो सहजता सोपान के अंतर्गत नहीं आता है। अगला देखिएगा प्रश्न, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किन 5 अरबी फारसी ध्वनियों के लिए चिन्हों पर नियुक्ता लगाने का प्रयोग किया? उन ध्वनियों को छोड़कर अन्य ध्वनियाँ पहचान करें। तो देखिए, इन सभी में लगा हुआ है, का, खा, गा, जा, फा, इन सभी में नुक्ता लगा था, लेकिन इसमें नहीं लगा था। देवनागरी लिपि में किए गए सुधार से संबंधित बाल गंगाधर तिलक द्वारा सुझाव फांड क्या था, का नाम क्या था? तो तिलक फांड था। क्या था? तिलक फांड था। कौन सा फांड था? तिलक फांड था। श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के बदले किसका प्रयोग किया था? तो अनुस्वार का प्रयोग किया था। किसका? अनुस्वार का। मानक देवनागरी वर्णमाला किस परिभाषित हुए थे? तो 1966 में। किसमें? 1966 ईस्वी में। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो 1967 में। देखिए, अभी जो मैंने बताया था उसी से प्रश्न पूछ रहा है कि वर्तनी का मानकीकरण कब प्रकाश? 1967 में। वर्ष 1955 की ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बेजी खेर थे। किसने थे? बेजी खेर थे। ठीक, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो केवल 22 है। कितनी है? 22 है। हिंदी की आद्य जननी है तो हिंदी की आद्य जननी संस्कृत है। अगर पूछा जाता कि हिंदी की जननी कौन है, तब अपभ्रंश हो जाता है, ठीक है। केवल जननी पूछता तो अपभ्रंश हो जाता है, आदि शब्द लगा दिया इसलिए संस्कृत होगा, ठीक है। 10वां हिंदी सम्मेलन 2015 ईस्वी में आयोजन स्थल था तो भोपाल में हुआ था। कहाँ पर? भोपाल में हुआ था। इस तरह से दोस्तों, जो आज का भाषा विज्ञान था, हिंदी भाषा विज्ञान, वो आपका कंप्लीट हुआ। आप लोगों को यह क्लास पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।